हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज के क्लास में गाइस डिस्कस करेंगे अगेन पास्ट ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल, जहां आपसे पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू सेपरेट सर्किट, वन फॉर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस एंड अदर फॉर लो पावर रेटिंग अप्लायंसेस। तो सवाल तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास दो सेपरेट सर्किट क्यों होता है, एक हाई पावर अप्लायंसेस के लिए जिनकी रेटिंग ज्यादा होती है उनके लिए, और एक जिनकी रेटिंग कम होती है। अमूमन आपने घरों में सुना होगा कि इस प्लग में आप चार्ज मत लगाओ या इस प्लग में आप फ्रिज का कनेक्शन मत दो क्योंकि इसकी पावर कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, या गीजर के लिए या एसी के लिए हम अलग से सर्किट को सेटअप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एबिलिटी नहीं होती है इतनी करंट पास करने की। तो आंसर समझते हैं इसका डिटेल में। देखो, जो दो सेपरेट सर्किट होता है जिसको कि हम फॉर्म करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग के केस में, एक के अंदर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं और दूसरे के अंदर लो पावर रेटिंग अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं। तो जहां पे हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस कनेक्ट होता है ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पावर सर्किट। ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा होता है। और जहां पे लो पावर सर्किट होता है, यानी कि जिसमें लो पावर अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं लाइटनिंग सर्किट। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने। समझ गए इस बात को? चलिए आगे बोला हुआ है कि भाई अब पावर सर्किट भी एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। तो पावर सर्किट का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्किट जो हैवी करंट को ड्रॉ करे, और करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 एम्पियर कम से कम। ठीक है, फ्रॉम द मेंस मतलब वो मेन सर्किट, वहां से वो कम से कम 15 एम्पियर का करंट अगर ड्रॉ करता है, और जिसका इस्तेमाल आप ज्यादा पावरफुल अप्लायंसेस को चलाने के लिए करते हो, जैसे कि हो गया माइक्रोवेव, ओवन, एयर कंडीशन, गीजर्स, वॉशिंग मशीन, इन सब चीजों के लिए, तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे पावर सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई लाइटनिंग सर्किट क्या होता है। छोटा सा जो लाइटनिंग सर्किट है ये क्या होगा? तो ये ऐसे सर्किट होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में करंट को ड्रॉ करते हैं मेन वाले सर्किट से। ठीक है, एक हमारा मेन सेटअप होता है जो कि बाहर लगा होता है घर के। ठीक है, वहां से ये बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं? करंट को लेते हैं। इसका इस्तेमाल आप कहां करते हो? जाहिर सी बात है ना, छोटे छोटे डिवाइसेस चलाने में, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, इन जगहों पे आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो लाइटनिंग सर्किट का। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कितना ड्रॉ करता है ये 5 एम्पियर करंट को ड्रॉ करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे होता होगा ये। देखो, ये बाहर हमारे पास एक मेंस होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान समझो। और ये हमारे पास हो गया एक पावर सर्किट। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एक लाइटनिंग सर्किट। तो मेंस से ही इसने भी करंट ड्रॉ करना है, इसने भी करंट ड्रॉ करना है, बट ये करेगा केवल 15 एम्पियर का और ये करेगा 5 एम्पियर का। फिर यार इसमें आप अपना फोन वोन लगा लो चार्ज में। ठीक है, फोन लगा लो, या फिर जो भी हमारे पास बल्ब वगैरह होते हैं ये सब लगा लो। यहाँ पे आप यार एसी वेसी लगाओगे। ठीक है, एसी लगाओगे, या फिर जो माइक्रोवेव हो गया, ये सारी चीजें आप कनेक्ट करोगे पावर सर्किट में। क्वेश्चन में दूसरे हिस्से में आपसे बोला हुआ है कि एक डोमेस्टिक सर्किट है जहां पे 5 एम्पियर का आपने फ्यूज लगाया, यानी कि करंट भी कितना होगा? 5 एम्पियर। आपसे बोला हुआ है कि कितने बल्ब आप उस सर्किट में लगा पाओगे। उनकी वैल्यू है 100 वोल्ट और 220 वोल्ट पे वो बल्ब जो है वो काम कर रहे हैं, और आपको इस तरीके से उसको सेट करना है ताकि आप उसको सेफली यूज कर पाओ। तो यार एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ बल्ब्स की वैल्यू पूछी हुई है। इंडिया में अमूमन हम 220 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं। जो करंट आप पास कर रहे हो अपने सर्किट में वो जाहिर सी बात है 5 एम्पियर का है। समझ में आ गया? अब सवाल यह है कि आपके सर्किट में कितने बल्ब होंगे। एक बल्ब जो है वो 100 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है करंट और पावर और पोटेंशियल का, वो होता है I = P/V। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब जरा इसको सॉल्व करके देखें। देखो, मेरे को इतना पता है कि I की वैल्यू होगी P/V। ठीक है, तो मैं यहां से अगर P लिखने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? P = V × I। मगर मैं यहां पे P को मल्टीप्लाई करा देता हूं N से। क्यों करा देता हूं? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं। एक बल्ब जो है वो 100 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है, मुझे नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं, तो N ऐसे ही छोड़ दूंगा। V × I / P। यहां तक चीजें आ जाएंगी। अब समझो जरा, N की वैल्यू जो है वो = V की वैल्यू है 220 वोल्ट, I की वैल्यू है 5 और पावर की वैल्यू है हमारे पास 100 वॉट। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो सारी चीजें। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं और अब यहीं पे हम न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो यार सारी वैल्यूज अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन में पुट करोगे तो N की वैल्यू क्या निकल के आई? 11। ठीक है, तो N की वैल्यू निकल के आई 11, यानी कि 11 बल्ब आपने उसमें कनेक्ट किया ताकि आप उसको ठीक से यूज कर पाओ। क्या होगा अगर हम 11 से ज्यादा कनेक्ट कर देंगे? भाई वो सर्किट जो है पूरी तरीके से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला सवाल, जहां बोला हुआ है कि दो सिचुएशन बताना है दैट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन डोमेस्टिक सर्किट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन कौन सी कंडीशन होती है जब हमारे घर में हजार्ड्स आ सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स आ सकता है, बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है।
देखो पहला तो ये है कि बहुत ही ज्यादा अगर आप डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हो एक सिंगल सॉकेट के अंदर, यानी कि आपने देखा होगा ना एक ही प्लग में कई बार हम चार्जिंग भी कनेक्ट करते हैं, फोन के लैपटॉप के चार्जर्स भी कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम पंखा भी चला रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो वो सिनेरियो जो है वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड का एक बहुत ही बड़ा कॉज बनता है। Okay, cord of any length of time draws high current from the mains that will exceed the current rating ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। अब यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एक ही समय में अगर एक ही प्लग में आप बहुत सारे कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करोगे ना, तो उस प्लग को, इस सॉकेट को मेन से यानी कि बाहर वाले सर्किट से बहुत ही ज्यादा में करंट जो है वहां तक लाना पड़ेगा, जो कि संभव होता नहीं है, वो डिजाइन भी नहीं होता है इसके लिए। और मैंने अभी आपको पावर सर्किट और किसके बारे में, लाइटनिंग सर्किट्स के बारे में समझाया है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि अगर मान लो लाइटनिंग सर्किट है और उसको हम इतना सारा काम देते हैं तो जाहिर सी बात है वो कर नहीं पाएगा, और वो केस बनता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड का, वो वहां पे फ्यूज हो जाता है पूरा सर्किट। ठीक है, वायर कैन नॉट विथस्टैंड सच अ हाई करंट एंड मेल्ट एंड मे कॉज फायर। तो जो तार लगा हुआ है उस सर्किट के अंदर, वो तार जो है वो फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और फिर आग लग जाती है। अगला कारण है मोस्ट इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन डोमेस्टिक सर्किट आर कॉज्ड बाय द फॉल्टी इलेक्ट्रिकल आउटलेट। यस, बहुत बार ये होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जिस कनेक्शन से हमने चीजों को एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो सही नहीं होते, या फिर पुराने हो जाते हैं, या फिर आउटडेटेड हो जाते हैं, या फिर ऐसे पुराने अप्लायंसेस को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तब भी हमारे पास बहुत हाई चांसेस होते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, और फिर उस समय होता क्या है कि लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाता है, और फिर हमारे घर में इलेक्ट्रिकल हजार्ड अकर हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि भाई स्पार्क होता है सबसे पहले, और फिर जहां जहां स्पार्क होगा वहां पे आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे बोला हुआ है कि भाई टैबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस समझाना है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच में। बहुत ही ज्यादा आसान है भाई। इलेक्ट्रिकल मोटर की अगर सबसे पहले हम बात करें तो यार ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, वेयर एज जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी आपने देखा होगा कई बार हमारे पास बिजली नहीं होती है तो हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। आउटपुट में क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी का वो इस्तेमाल करता है इनपुट में। भाई इसका प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का? इसका प्रिंसिपल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सुपर इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, दैट इज व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फिर उसके बाद वो क्या जनरेट करता है? जाहिर सी बात है वो मैकेनिकल एनर्जी को हमें प्रोवाइड करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो है आप इसके सारे डायरेक्शन को पता कर सकते हो, यानी कि भाई किस डायरेक्शन में करंट जनरेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये सारी चीजें। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर की, तो ये जो है वो बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुपर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। इस वक्त होता क्या है कि एक इंड्यूस्ड कॉइल जो होता है वो मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसके बाद उसी के ऊपर इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है, और फिर हम इसको भी फ्लेमिंग लेफ्ट नहीं बल्कि राइट हैंड रूल से निकालते हैं। यस, इस समय जो सारी डायरेक्शंस है यानी कि करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो भी फोर्स है, इन सब की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वर्किंग, अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो जो आर्मेचर होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में जहां पे आप सप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक करंट को, और फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे जो बैटरी है वो फिर कोई मैकेनिकल वर्क करवा देता है। समझ में आ गया? स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर का यहां पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रिकल मोटर काम करता है। यहां पे आर्मेचर जो है वो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और यहां पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ने हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया, ये बात तो पता ही है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी को कौन रिस्पॉन्सिबल बनाता है? आर्मेचर बनाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो स्लिप रिंग्स है ये क्या करता है? कंडक्ट द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड स्प्लिट रिंग्स कंडक्ट द डायरेक्ट करंट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये डिफरेंसेस जो है यहाँ पे आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि भाई दो कॉइल्स जो है उसको आपने रैप कर दिया एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे। ये दिख रहा है आपको, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इस पे आपने दो कॉइल्स को ऐसे रैप कर दिया, राइट? अच्छा, अब हमने कॉइल को रैप कर दिया तो होगा क्या भाई? करंट जो है उस कॉइल में प्रोवाइड तो कराओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि C1 इज कनेक्टेड टू बैटरी। ये दिख रहा है आपको, ये C1 है, इसको हमने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और C2 को हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ये है गैल्वेनोमीटर, ये है C2। अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट के प्रेजेंस को बताता है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है ये केवल और केवल करंट के प्रेजेंस को समझाएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। और यहां पे ये बोला हुआ है कि आप जब भी की को प्रेस करते हो, यहां पे की दिख रहा है, तो करंट जो है वो फ्लो करने लग जाएगा। बिल्कुल करेगा करंट फ्लो। उसके बाद आपको ये पूछा हुआ है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है आपने इस गैल्वेनोमीटर में देखी। इनफैक्ट पूरे सर्किट में आपको जो जो चीजें दिखती है समझाना है। तो यार एक एक करके इस आंसर को समझ लेते हैं। जब भी की को प्रेस करोगे ना तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा? क्योंकि यार करंट जा रहा है, और जैसे करंट जाएगा ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जरूर होगा। नंबर 2,
जब आप करंट को यहां पे स्विच ऑफ कर दोगे C1 कॉइल के पास, तो होगा क्या, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो होगा मगर उल्टा हो जाएगा। पिछले केस के मुकाबले यहां पे डिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर लगातार करंट आप इस कॉइल के अंदर भेजते रहते हो तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं, क्योंकि इधर से जा रहा है इस तरफ, इधर से जा रहा है इस तरफ, तो ये अपोज करके गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को रोक देते हैं। और ये जो फेनोमेना है रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ऑब्जर्वेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यार इसी के साथ समझ लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव के कारण इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है कंडक्टर पे, जो भी एक दूसरे के आसपास प्लेस होते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्शंस की जब बात करोगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के आपको सारे डायरेक्शन जो है यहाँ पे डिटरमाइन करने हैं। मेरा साथ यहां पे हो जाता है खत्म, मगर इस स्लाइड पे दिए गए सारे क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।